हेलो। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 7 तक कवर कर लिया था, जो कि डील करता है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। अब हम देखेंगे सेक्शन 8, जो बताता है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफ़र अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड। अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं और आगे रीड करते हैं। अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पासिस फोर्थ विद टू द ट्रांसफरी। इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फोर्थ विद मतलब है इमीडिएटली। जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी का वो इमीडिएटली हो जाता है ट्रांसफरी को। तो क्या ट्रांसफ़र होता है? ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफर इज देन केपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी। देन केपेबल का मतलब है कि जो सारे इंटरेस्ट वो उस टाइम केपेबल है पास करने का प्रॉपर्टी में, वो सारे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं इमीडिएटली। एंड द लीगल इंसिडेंट्स देयर ऑफ। लीगल इंसिडेंट्स होते हैं जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं जो प्रॉपर्टी को अटैच होते हैं। तो जैसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है उसके साथ साथ सारे जो इंटरेस्ट होते हैं ट्रांसफरर के, जो उस टाइम उसके पास होते हैं केपेबल पास करने के लिए, वो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्रांसफरी को। और उसके साथ साथ सारे लीगल इंसिडेंट्स जो कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो अटैच होते हैं प्रॉपर्टी से, वो भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम पहली लाइन वापस पढ़ते हैं। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इम्प्लाइड। इसका मतलब है कि अनलेस, जब तक कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ कॉन्ट्ररी ना लिखा हो कि ऐसा नहीं होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही एक्सप्रेसली डिफरेंट इंटेंशन लिखी है तो फिर वो फॉलो होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सच इंसिडेंट्स इंक्लूड, कौन से इंसिडेंट्स? लीगल इंसिडेंट्स जो कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होते हैं जो अटैच्ड होते हैं प्रॉपर्टी से। तो ये क्या क्या इस इंसिडेंट्स में क्या आते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में? अगर प्रॉपर्टी लैंड है, वे द प्रॉपर्टी इज लैंड, तो जो ईजमेंट्री राइट्स उससे अटैच होते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया ईजमेंट्री राइट्स क्या होते हैं। और जो रेंट्स और प्रॉफिट्स जो वहाँ से ट्रांसफ़र के बाद आता है वो आ रहा है जो। और कोई भी चीज़ जो अटैच होएगी अर्थ से, तो ये सब उसके लीगल इंसिडेंट्स होंगे। तो अगर जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होएगी तो ये सब भी साथ में ट्रांसफ़र होंगे। चलो अब देखते हैं वे द प्रॉपर्टी इज मशीनरी। अगर कोई मशीन है अटैच टू अर्थ, तो जो भी उसके मूवेबल पार्ट होंगे वो भी साथ में ट्रांसफ़र होंगे। अब देखते हैं वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ हाउस। अगर कोई घर है तो जो ईजमेंट्री राइट होते हैं वो ट्रांसफ़र होंगे साथ में। जो रेंट आ रहा है उसका वो ट्रांसफ़र होएगा। उसके साथ उसकी लॉक्स, कीज़, बार्स, डोर्स, विंडोज़ और कुछ भी जो भी परमानेंट यूज़ के लिए होता है वहाँ पर हाउस के लिए, वो सब उसके साथ ट्रांसफ़र होएगा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होएगी। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ डेट। डेट मतलब जैसे आपने किसी को उधार दिया और अब वो उधार आप किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हो कि, और किसी और से पैसे ले लिए आपने, मतलब आप ए हो और आपने बी को उधार दिया और बी आपको पैसे देगा, लेकिन आपने राइट सी को ट्रांसफ़र कर दिया कि तू बी डायरेक्ट सी से पैसे ले लियो। तो आपने जो डेट थी वो ट्रांसफ़र का राइट सी को दे दिया। तो एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज़ अ डेट और अदर एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल क्लेम भी एक तरीके से डेट ही होता है, बस वो सिक्योर्ड नहीं होता है। तो जब आप प्रॉपर्टी में डेप्ट और या फिर एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र करोगे तो उसके साथ साथ क्या ट्रांसफ़र होगा? द सिक्योरिटी इज़ देयर फॉर। तो कोई भी सिक्योरिटी अगर रखी गई होगी, जब आपने ए को बी को पैसे दिए थे तो आपने उससे एक रिंग ले ली थी, तो वो रिंग वो भी साथ में ट्रांसफ़र होएगी सी को। एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो फॉर अदर डेप्ट और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी। इसका मतलब है कि आपने 10,000 रुपये 2 बार दिए थे बी को, तो आपने और फिर उससे एक रिंग ली थी, तो आपने उनमें से एक 10,000 का राइट तो सी को ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन एक आपके पास ही है। तो आपने जो रिंग ली थी वो दोनों 10,000 मतलब 20,000 के लिए ली थी। तो अब आपने बस 10,000 ही ट्रांसफ़र करे सी को, तो अब ज़रूरत नहीं है कि आपको रिंग भी ट्रांसफ़र करने पड़े सी को। तो इसमें यह एक्सेप्ट वेयर दे आर ऑल्सो अदर डेप्ट्स, तो इसमें दूसरी डेप्ट 10 दूसरे 10,000 हो गए। और क्लेम्स नॉट ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी, तो इसमें जो एक नहीं ट्रांसफर्ड है तो ये इसका एक्सेप्शन है। बट नॉट एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अक्यूर्ड बिफोर द ट्रांसफ़र। तो जैसे आपने इसको पैसे दिए और ये आपको कुछ ब्याज के देता होगा पैसे। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 दिए, आपको हर महीने 100 रुपये दे रहा था बी ए, तो बिफोर द ट्रांसफ़र
जो ये 100 रुपये दे रहे थे ये ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ही है। अब देखते हैं, एंड वे द प्रॉपर्टी इज़ मनी और अदर प्रॉपर्टी यील्डिंग इनकम, या तो पैसे हैं या फिर एक कोई दुकान है जो आपने रेंट पर चढ़ा रखी है। द इंटरेस्ट और इनकम देयर ऑफ एक्यूरिंग आफ्टर द ट्रांसफ़र टेक्स इफेक्ट, तो जब ट्रांसफ़र हो जाएगा उसके बाद जो आपकी जैसे जो आप एग्जांपल में दुकान थी तो उससे कोई भी इंटरेस्ट या इनकम आएगा वो भी ट्रांसफ़र के साथ इफेक्ट में आएगा और वो भी साथ में ट्रांसफ़र होगा। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जब ट्रांसफ़र होता है तो सारे इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो जिस ट्रांसफ़र के पास जो भी इंटरेस्ट होता है उस प्रॉपर्टी में उस समय, और सारे लीगल इंसिडेंट्स, ये सारे लीगल इंसिडेंट्स थे, ये भी साथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरी इम्प्लाइड, अगर कोई डिफरेंट इंटेंशन उन्होंने एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट के सेल डीड में लिख रखी है तो वो प्रिवेल करेगी। अब हम देखते हैं ये इस फ्रेज का मतलब क्या है। अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड और नेसेसरीली इम्प्लाइड, एक्सप्रेस तो हो गया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया सीधा सीधा, ये तो ठीक है, लेकिन डिफरेंट इंटेंशन इज नेसेसरीली इम्प्लाइड का क्या मतलब है, इसको हम एक केस लॉ के साथ समझते हैं। तो एक ही केस लॉ है सहूहर प्रसाद वर्सेस फजल अहमद 1933 का। इसमें क्या हुआ था, एक सुन्नी मुस्लिम सन था जो कि हनाफी लॉ के द्वारा गवर्न होता था। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करा जिसमें उन्होंने अपनी सर्टेन प्रॉपर्टी सेल करी अपने मदर के नाम पर, लेकिन जैसी सेल हुई उसके थोड़े टाइम बाद जो उनका सन था उसकी डेथ हो गई और एक केस भी आ गया कोर्ट में जिससे हेल्ड हुआ कि जो सेल थी वो वॉइड थी। इस डिसीजन से इफेक्ट क्या पड़ा कि जो मदर को जो उसने सन ने दी थी प्रॉपर्टी जो सेल करी थी, और वो मदर को कुछ नहीं मिलेगा उसमें से, ठीक है। लेकिन जो मदर थी उन्होंने इस डिसीजन से आने से पहले उन्होंने एक वक्फनामा में क्या होता है कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है तुम गॉड को दे देते हो, तो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ट्रांसफ़र की थी वो अपनी सारी की सारी वक्फनामा को दे दी थी, वो एक वक्फनामा एग्जीक्यूट कर दिया था। लेकिन उनके पर्सनल लॉ के द्वारा जैसी कि अब सेल वॉइड हो गई थी, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो उनके सन की थी, तो वो पूरी ना मिलने की बजाय उनको बस 1/3 प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ, वो ये था कि जो वक्फ अटैच था उस 1/3 शेयर के साथ वो है या नहीं है, मतलब अब उनके पास 1/3 प्रॉपर्टी है, वो वक्फनामा के पास जाएगी, वो वक्फ के पास जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो अगर हम पूरी ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो उसको हम ध्यान से देखेंगे तो उनकी इंटेंशन का पता चलता है कि वो बस वो ही अपने जो सन ने उनको दी थी प्रॉपर्टी, वो ही अपनी वो वक्फ को डोनेट करना चाहती थी। तो जैसे वो सेल वॉइड हो गई उसी के साथ वो वक्फनामा का जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया था वो भी वॉइड हो गया और वो भी उसी के साथ गिर गया। तो यहाँ पे हमारी जो उनकी इंटेंशन थी वो नेसेसरली इम्प्लाइड थी, और ये एक केस लॉ है जिससे हमें नेसेसरली इम्प्लाइड का एक एग्जाम्पल पता चलता है और मतलब पता चलता है। तो अब जो उनकी मदर है उनको कोई भी प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है वक्फ बोर्ड को, क्योंकि ये नेसेसरली इम्प्लाइड है कि बस वो वही प्रॉपर्टी देना चाहती थी जो उनके सन ने उनको दी थी, ना कि वो जो उनको पर्सनल लॉ से मिलती ही वापस। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफ़र इज़ देन केपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी, इसमें ऑल द इंटरेस्ट का क्या मतलब है। तो ऑल इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। एक वेकेंट साइट है जिसको गिरवी रख दिया, जो ट्रांसफरर ने अपनी प्रॉपर्टी को, एक वेकेंट साइट को, एक खाली ज़मीन को गिरवी रख दिया, लेकिन फिर बाद में उसी के ऊपर सिनेमा हॉल भी उन्होंने बिल्ड कर दिया। जो ओनर है जिन्होंने गिरवी रखा था उन्होंने उस पर सिनेमा हॉल भी बिल्ड कर दिया। तो अब जो सिनेमा हॉल उन्होंने गिरवी रखा था अपनी उस वेकेंट साइट को, तो एज अ सिक्योरिटी अब सिनेमा हॉल भी उस सिक्योरिटी का पार्ट है। तो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, ऑल द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफरर, जो भी उसमें उसके इंटरेस्ट होते हैं, जैसे इसमें बाद में अराइज हुआ इनका इंटरेस्ट सिनेमा हॉल, वो भी उसमें ऐड होता है, वो भी उसी का पार्ट हो जाता है। तो इसमें ये एक एग्जांपल है बहुत अच्छा। तो हम देखते हैं, हमने देखा था कि जब प्रॉपर्टी अगर लैंड होती है तो ऑल थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ऑल थिंग्स अटैच टू द लैंड, वो भी साथ में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो ऑल द थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब क्या है, ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है ये फ्रेज कि कोई भी चीज़ अगर रूटेड इन द अर्थ है, जैसे कि ट्रीज एंड श्रब्स, या फिर एम्बेडेड इन द अर्थ है,
मतलब जैसे घुसाई हुई बिल्डिंग या वॉल्स, या फिर बिल्डिंग या वॉल से जो भी अटैच्ड है, फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट ऑफ डैट, तो वो सब अटैच टू द अर्थ में ही आता है, जैसे कि डोर्स विंडोज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ लैंड के ऊपर है तो हमें उसके साथ बेचनी ही पड़ेगी, हम उसको पहले से हटा भी सकते हैं और फिर उसके बाद लैंड बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। फॉर अ चैटल टू बिकम फिक्सचर इट मस्ट बी अटैच टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इट्स मोर बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट। तो अगर कोई चैटल है उसको फिक्सचर में कन्वर्ट होना है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए होना चाहिए। जैसे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है बिल्डिंग और उसमें वॉल है, तो उसके बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के, वॉल के बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए विंडो बनाई है उसमें, तो वो उसका पार्ट होगा, लेकिन लाइट्स एंड फैंस उसके बाद पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि उससे किसी का उसका बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, सच अ पर्पस इज प्रिज्यूम्ड व्हेन द पर्सन अटैचिंग इट इज़ द ओनर। तो जब ओनर ये करता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उन्होंने परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए ही करा होगा। लेकिन जब टेनेंट ऐसे कुछ लगाता है तो ये प्रिजम्पशन नहीं होता, क्योंकि टेनेंट वहाँ पर टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। ओनर कुछ भी करेगा तो वो यही सोच के करेगा कि ये हमेशा के लिए करना है। तो एग्जांपल देखते हैं। वेयर मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड बाय द ओनर ऑन अ सीमेंट प्लेटफॉर्म एंड kept in position by being attached to pillars which were deeply fixed in the ground, the machinery would be immovable property। अगर कोई मशीन सीमेंट पे ओनर ने लगाई है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर कोई पंप है वो लैंड में फिक्स किया गया है, लेकिन वो लैंड का कोई बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट तो उससे हो नहीं रहा, तो वो एक चैटल ही रहेगा और वो फिक्सचर नहीं बन जाएगा। अब इसका हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन अ यूसोफ्रैक्चरी मॉर्टगेजी। तो यूसोफ्रैक्चरी मॉर्टगेजी क्या होता है? इसमें मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशंस में, पहले लेक्चर में, जब कोई मॉर्टगेज करता है अपनी प्रॉपर्टी, तो जब ए अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करेगा बी को, मतलब गिरवी रखेगा, तो यूजुअली बस वो अपने कागज़ दे देता है कि एज अ सिक्योरिटी प्रॉपर्टी के, लेकिन बी उसके साथ साथ पोजेशन भी ले लेता है अगर, तो उसको कहते हैं यूसोफ्रैक्चरी मॉर्टगेजी। तो इसमें बी ने पोजेशन भी ले लिया है लैंड का। तो इसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक टेंट भी लगा लिया और उसमें सिनेमा के इक्विपमेंट भी लगा दिए। तो यहाँ पे जो इन्फेरेंस ड्रॉ होगा वो ये होगा कि जो सिनेमा की जो मशीनरी है वो एक चैटल है, फिक्सचर नहीं है, वो परमानेंट बेनिफिशियल इन्जॉयमेंट के लिए नहीं है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बिकॉज द इंस्टॉलेशन वॉज नॉट मेड बाय द ओनर, क्योंकि ओनर ने नहीं करा। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, कभी भी वो अपने पैसे वापस करके वो प्रॉपर्टी वापस भी मांग सकता है। इस वजह से, इन सब रीजंस की वजह से ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता। और एक प्रिजम्पशन बस जब भी प्रिज्यूम किया जाता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही है। अगर यहीं पे अगर ओनर खुद ये सिनेमा की मशीनरी लगाता, सब कुछ करता, तो वो उसको प्रिज्यूम किया जाता कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब हम डेट्स एंड सिक्योरिटीज़ का भी एक केस देख लेते हैं। इस केस में क्या हुआ था, जो ए है उसने बी को पैसे उधार दिए और फिर वो पैसे रिकवर करने के लिए एक सिविल सूट भी फाइल कर दिया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। लेकिन जब वो सूट पेंडिंग था, ए ने अपनी उधारी का राइट सी को दे दिया कि तुम अब इससे वसूल कर लेना, और सारे जो राइट्स थे वो भी दे दिए जब तक इस कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था। बाद में इस कोर्ट का डिसीजन आया और उन्होंने ए के फेवर में डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई तुम्हारी ही रिकवरी का राइट है और तुम उससे पैसे ले सकते हो। तो अब क्वेश्चन था वो ये था कि जो रिस्पोंडेंट है, मतलब जो सी है यहाँ पर, वो अप्लाई कर सकता है इस जो ये जो डिक्री आई है इसके एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि वो जा रहे जो राइट थे वो अब इसको ट्रांसफ़र हो गए। तो फिर इस केस में एल्ड हुआ कि जब ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी थी तो उसने अपने जो सारे राइट्स ट्रांसफ़र करे थे उस टाइम इस कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, तो वो राइट उसका जब उस टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं था जो अब कोर्ट ने दिया है, तो ये वाला राइट वो सी एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसको हम डेफिनेशन में भी देखते हैं। देखिए, ऑल द इंटरेस्ट विच द ट्रांसफ़र इज देन केपेबल ऑफ पासिंग इन द प्रॉपर्टी। देन केपेबल, उस टाइम जो केपेबल है वो ट्रांसफ़र करने के लिए वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। उस टाइम उसने प्रॉपर्टी का ये जो थे वो ट्रांसफ़र तो कर दिया, लेकिन उस टाइम उसका राइट ये नहीं था, कोर्ट कुछ भी डिसीजन दे सकती थी। तो इस वजह से उसको अलाउ नहीं करा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फाइल करने के लिए।
अब हम देखते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या है, जो कि हमने सेक्शन में पढ़ा था। तो उस टाइम मैंने बताया था ये भी एक डेट की तरह ही होता है, बस ये सिक्योर्ड नहीं होता है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। ये सेक्शन 3 में डिफाइंड है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट, मतलब तुमने कोई भी जो उधारी दी है उस पे जो तुम्हारा क्लेम है, जैसे कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ऐसा क्लेम जिस पे तुम एक्शन ले सकते हो। तो कोई भी तुमने जो उधारी दी है उस पर जिस पे तुम अपना क्लेम रख सकते हो, वो एक्शनेबल क्लेम है। लेकिन एक्सेप्शन है इसके, अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सिक्योर्ड है, जिसमें मतलब उन्होंने गिरवी रख रखी है, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर गिरी हुई है, तो फिर वो एक्शनेबल क्लेम के अंडर नहीं आएंगे। तो ये एक क्लेम है डेट का, लेकिन वो होना चाहिए अनसिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए इन तरीक़ों से जो मैंने अभी बताया। और क्या हो सकता है एक्शनेबल क्लेम में, और क्या आता है? तो ये अ क्लेम टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोसेशन। तो अगर तुम्हारा किसी प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में, जो कि तुम्हारे पोजेशन में नहीं है, तो वो भी आपका हो गया एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, ईदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है कि आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है कार, उसमें आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, जैसे कि उसको राइट टू एंजॉय, वो आपके पोजेशन में नहीं है। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो आपके पास उसका एक्चुअल पोजेशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास उसकी चाबी है तो आपके पास उसका कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है बस। तो कोई भी तरीके से अगर आपके पास उसमें पोजेशन नहीं है तो वो आपका एक्शनेबल क्लेम है ऑफ द क्लेमेंट। किसके पास पोजेशन नहीं होना चाहिए? जो क्लेम कर रहा है उसके पास। विच द सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज इज अफोर्डिंग ग्राउंड्स फॉर रिलीफ, जो कि सिविल कोर्ट्स रिकॉग्नाइज करती है कि एक अफोर्डिंग ग्राउंड है रिलीफ के लिए। वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी एग्जिस्टिंग, अक्रूइंग, कंडीशनल और कंटिंजेंट। तो ऐसा कोई उधारी या फिर ऐसा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में या तो एग्जिस्ट करता हो, या फिर फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में आने वाला हो, या फिर किसी कंडीशन से अराइज होता हो, वो सब एक्शनेबल क्लेम में आएंगे। तो इसको अगर सम अप करना है, कंक्लूड करना है, तो ये एक क्लेम है डेट पे जो कि अनसिक्योर्ड है, जो कि सिक्योर्ड नहीं है। एक तो इसमें ये चीज़ आ जाती है, और दूसरी चीज़ इसमें जो आती है वो है एक बेनिफिशियल इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में, जो कि तुम्हारे पोजेशन में नहीं है। ये भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है। तो टोटल 2 चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो पहला है क्लेम फॉर डेफिनाइट सम ऑफ मनी विच अ लेसी इज बाउंड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ लेसर। ये एक तरीके से डेट ही हो गई, जो उधार है, जो कि लेसी मतलब जिसने प्रॉपर्टी ली है वो ओनर को मतलब लेसर को देगा। फिर दूसरा है क्लेम फॉर एरियर्स इन रेंट, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट में दी और वो जो उसमें वो ओ करता है, ये भी एक तरीके से डेट ही हो गई। लाइफ पॉलिसीज़, तो एक तरीके से जो उधारी हो जाती है वही तुम्हारे एक्शनेबल क्लेम की एग्जांपल है। अब देखते हैं एग्जांपल दैट आर नॉट एक्शनेबल क्लेम। तो मैंने जो 2 सिचुएशन बताई उसके बाहर जो भी फॉल करेगा वो एक्शनेबल क्लेम का पार्ट नहीं है, जैसा क्लेम टू मैसने प्रॉफिट्स। तो जैसे हमारे यहाँ एक्शनेबल क्लेम्स होता है और इंग्लैंड में होता है चूजेज इन एक्शन, वहाँ पे उसको ये बोलते हैं। ये हमारे यहाँ से वाइड होता है ज़्यादा, इसकी ज़्यादा वाइडर पावर होती है, और हमारे यहाँ का एक्शनेबल क्लेम नैरो होता है, क्योंकि बस इसमें 2 चीज़ आती है जो मैंने बताई है। और ये और भी एग्जांपल्स हैं जो कि एक्शनेबल क्लेम नहीं है, जो कि आप रीड कर सकते हो। सेक्शन 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 है ओरल ट्रांसफ़र। तो अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच अ राइटिंग इज़ नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ट्रांसफ़र ओरल ट्रांसफ़र भी हो सकता है जहाँ पर लॉ ने एक्सप्रेसली बोला ना हो कि ये रिटर्न में ही होना चाहिए। तो जब टीपीए पास नहीं हुआ था तो राइटिंग नेसेसरी नहीं थी, और सारे जो कन्वीनियंस थे वो ओरली भी हो सकते थे। तो हम देखते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे राइटिंग नेसेसरी है और कौन से केसेस जहाँ पे राइटिंग नेसेसरी नहीं है। तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल है जो कि 100 रुपये से ज़्यादा की है, तो वहाँ पर राइटिंग इज़ नेसेसरी और रिटर्न में होना चाहिए ट्रांसफ़र। या फिर कोई भी इंटेंजिबल थिंग या फिर रिवर्जन का अगर कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो भी रिटर्न में होना चाहिए। सिंपल मॉर्टगेज का ट्रांसफ़र भी रिटर्न में होना चाहिए।
या कोई भी मॉर्टगेज जिसकी अमाउंट 100 रुपीज़ से ज़्यादा है वो भी रिटर्न में ट्रांसफ़र होना चाहिए। 5th पॉइंट है लीजेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। अगर 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा का लीज़ हो रहा है, लीज़ में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो भी ट्रांसफ़र रिटर्न में होना चाहिए। तो इसकी वजह से ही आपने देखा होगा जो जनरली लोग लीज़ करवाते हैं वो 11 मंथ्स की करवाते हैं, क्योंकि 11 मंथ्स की करवाएंगे तो उनको उसका ट्रांसफ़र रिटर्न भी नहीं करना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनको एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, कुछ उनका टैक्स वैक्स बचेगा। तो जो लीजेस होती है वो जनरली 11th मंथ्स की होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। एक्सचेंज, अगर तुमको एक्सचेंज होगा प्रॉपर्टी का वो भी रिटर्न में होना चाहिए। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी रिटर्न में होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम उसका ट्रांसफ़र भी रिटर्न में होना चाहिए। और नोटिस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एक्शनेबल क्लेम वो भी रिटर्न में होना चाहिए। तो हमने ये जो 9 पॉइंट्स देखे ये बताते हैं कि कहाँ पे जो ट्रांसफ़र होगा वहाँ पे राइटिंग इज़ नेसेसरी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि 4 है, जहाँ पे पेरोल कॉन्ट्रैक्ट, पेरोल मतलब ओरली भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई सेल और एक्सचेंज है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जिसकी वैल्यू 100 से कम है तो हम उसको ओरली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर कोई मॉर्टगेज है, किसी ने गिरवी रखा है और वहाँ पे टाइटल डीड्स भी डिपॉजिट कर दी हैं तो उसको भी हम ओरली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर कोई भी मॉर्टगेज जो कि 100 रुपये से कम उसका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर्ड है तो उसको भी हम ओरली कर सकते हैं। और लीजेस जो हमने ऊपर आइटम 5 में यहाँ पे देखी, इसके अलावा और कोई सी भी लीज होगी अगर कितने जो यहाँ पे मेंशन है, इसके अलावा वो भी ओरली हम उसको लीज को कर सकते हैं। और हम जो डेटीज़ होते हैं, जो भगवान वगैरह होते हैं, उनको अगर हम गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हम वो ओरली कर सकते हैं, क्योंकि डेटी जो होते हैं वो लिविंग पर्सन नहीं होते और वो टीपीए के थ्रू रेगुलेट भी नहीं होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफ़र होता है टीपीए में वो इंटरविवोज होता है, बिटवीन लिविंग पर्सन्स होता है, तो इसको भी हम ओरली कर सकते हो। इसमें टीपीए की ज़रूरत नहीं है और इसको भी रिटर्न में करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आज सेक्शन 8 और सेक्शन 9 कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम सेक्शन 10 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।